बायोलॉजी, सजीवों का अध्ययन। साइंस क्या है? साइंस की उत्पत्ति साइंस या शब्द से हुई है। साइंस का मतलब है टू नो मतलब जानना। प्रकृति में क्रमबद्ध अध्ययन द्वारा प्रयोगों से अर्जित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, सिद्धांत, क्रियाविधि, परीक्षण के परिणाम को विज्ञान कहा जाता है। तकनीकी का अर्थ है विज्ञान का उपयोग करना। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनता है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है जीवन, लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। बायोलॉजी का अर्थ है सजीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लेमार्क्स एवं ट्रेविरेनस ने 1801-2 में किया। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन। भारत में आधुनिक जीव विज्ञान का जनक डॉक्टर पुष्यमित्र भार्गव PS भार्गव को कहा जाता है। बायोलॉजी या जीव विज्ञान के दो भाग हैं, जंतुशास्त्र और पादप शास्त्र, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर निर्मित है। जून यानी प्राणी या एनिमल, लोगोस यानी अध्ययन करना। जूलॉजी का मतलब है प्राणियों का अध्ययन करना। जूलॉजी या जंतुशास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी या जंतुशास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में लगभग 500 जंतु की प्रजातियों का वर्णन किया है अरस्तु ने। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतु प्रजातियों का विस्तृत वर्णन किया है। पादप शास्त्र यानी बॉटनी। पादप शास्त्र या बॉटनी, बॉटनी ग्रीक भाषा के बोटोनी से बना है। बोटोनी का अर्थ है बूटी। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप शास्त्र का जनक थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। थियोप्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पादप प्रजातियों का विस्तृत वर्णन किया है। अगला टॉपिक है सजीव का शरीर। सजीव का शरीर, सजीव शरीर का निर्माण। पहला है युग्मनज या जाइगोट या कोशिका या सेल। कोशिका या सेल द्विगुणित होती है। केंद्रक या न्यूक्लियस, केंद्रक या न्यूक्लियस का कार्य कोशिका विभाजन करना होता है। कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका में उपस्थित केंद्रक का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। अगला टॉपिक है कोशिका। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कोर्क में देखा। कोर्क यानी लकड़ी की छाल में। सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लिटिल रूम या छोटा कमरा। जीवित कोशिका की खोज ल्यू वॉन होक ने की। जीवित कोशिका की खोज ली वॉन होक ने की। लीवेन होक ने जीवाणु को तालाब के जल में खोजा। लीवन होक ने जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु, RBC की खोज की थी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। भारत में कोशिका विज्ञान के जनक AK शर्मा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका अध्ययन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा है। संपूर्ण जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा होता है। शत्रुमुर्ग के अंडे का व्यास 15 से 17 सेंटीमीटर होता है। संपूर्ण जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लैटिसेप्टिकम होती है या PPLO होती है। संपूर्ण जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लैटिसेप्टिकम या PPLO होता है। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन एवं स्वान है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव की
इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव शरीर की उत्पत्ति निर्माण एक कोशिका से होता है। कोशिका के मध्य में उपस्थित केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी मुख्य अंग के रूप में कार्य करता है। रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। इसका अपवाद है वायरस या विषाणु। वायरस या विषाणु अकोशीय होते हैं। वायरस या विषाणु में कोशिका नहीं होती है। वायरस या विषाणु वातावरण में ही वृद्धि करता है। वायरस या विषाणु वातावरण में वृद्धि नहीं करता है। केंद्र की उपस्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार। पहला है प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्रिकी। प्रो यानी ओल्ड या प्रेमेटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस यानी अल्प विकसित केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित केंद्रक होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऐसे जीव एक कोश के जीव कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल इत्यादि। इसके अपवाद हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। एक कोशीय तथा यूकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लवक, लाइसोसोम, तारकाई, अंतःप्रद्रव्य जालिका, रसदानी, रिक्तिका नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रिकी। यू यानी न्यू यानी विकसित, कैरियन यानी न्यूक्लियस या केंद्रक। यूकैरियोटिक का मतलब है सुविकसित केंद्रक उपस्थित होना। यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। सुविकसित अंग उपस्थित यूकैरियोटिक, जैसे कवक, पादप तथा जंतु। यूकैरियोटिक का अपवाद है यीस्ट कवक एक कोशिकीय कवक है। वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस है। वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकीय या टैक्सोनॉमी कहलाता है। संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा जाता है, पादप जगत, जंतु जगत। द्विपद वर्गीकरण प्रणाली का जनक कैरोलस लीनियस है। R.H. विहेटकर ने जीव जगत को 5 भागों में बांटा है। R.H. विहेटकर को पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। इनके अनुसार पहला है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में एक कोश के जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, और की बैक्टीरियम आदि। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तीसरा है कवक जगत। कवक जगत में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। चौथा है पादप जगत। पादप जगत में पेड़ पौधे को रखा जाता है। पांचवा है जंतु जगत। इसमें जंतुओं को रखा गया है। अगला टॉपिक है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग के 3 भाग होते हैं। कोशिकांग दोहरी झिल्ली, कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त अंग, एकल झिल्ली युक्त अंग और झिल्ली विहीन है अंग होते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त अंग में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक होते हैं। एकल झिल्ली युक्त अंग में अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्गी, रसधानी या रिक्तिका और स्फेरिसोम होते हैं। और झिल्ली विहीन अंग में केंद्रिका, राइबोसोम, तारकाई होते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका का त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण है, जो कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों के अंदर होती है। सिंगर व निकेल्सन के तरल मोज़ेक के मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनती है। सिंगर व निकेल्सन के तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक अर्थ पारगम्य होती है, अर्थात उपयोगी पदार्थों का चयन करती है। कोशिका झिल्ली कोशिकांगों की सुरक्षा तथा कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला पॉइंट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक भाग जल तथा दूसरा सर्वाधिक भाग प्रोटीन का होता है। जीवन का रासायनिक आधार डीएनए को कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं।
कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली का नाम प्लोब ने दिया था। कोशिका झिल्ली का नाम क्रेमर और नेगेलिनी ने दिया था। कोशिका झिल्ली का नाम क्रेमर और नेगेलिनी ने दिया था। अगला पॉइंट है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति कोशिका द्वारा स्रावित दृढ़ आवरण है जो कि पादप, कवक तथा जीवाणु आदि में उपस्थित होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन से मिलकर बनी होती है जो कि यांत्रिक सहारा तथा मजबूती प्रदान करती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन से मिलकर बनी होती है जो कि यांत्रिक सहारा तथा मजबूती प्रदान करती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, अर्थात जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है कोशिका के महत्वपूर्ण अंग, केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का कार्य कोशिका का विभाजन करना है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में ही केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली विहीन होता है जिसमें प्रोकैरियोन या केंद्रकाभ कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली विहीन होता है जिसे प्रोकैरियोन तथा प्रोकैरियोन या केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण तथा निर्देशक होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक एवं निर्देशक होता है। केंद्रक में गुणसूत्र, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, आरएनए, केंद्र द्रव्य, क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रिका। केंद्रिका की खोजकर्ता फॉन्टाना है। केंद्रिका झिल्लीविहीन अंग है। केंद्रिका में आरएनए उपस्थित होता है जो कि प्रोटीन निर्माण में सहायक है। केंद्रिका का निर्माण आरएनए तथा प्रोटीन से होता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अंडाकार या जूते की समान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अल्टमान ने सर्वप्रथम इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था तथा इन्हें खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता है। अल्टमान ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था तथा अल्टमान को ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सी कैविटीज ने इसे कोशिका का शक्तिगिरी कहा है क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान एटीपी का निर्माण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सी कैविटीज ने कोशिका का शक्तिगिरह कहा है क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान एटीपी का निर्माण का कार्य करता है। कालीकर ने इसे सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों में देखा था तथा सार्कोसोम नाम दिया था। फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी नामक संरचनाओं के रूप में उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी नामक संरचना के रूप में उपस्थित होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना पर क्रिस्टी नामक संरचना उपस्थित होती है। क्रिस्टी की सतह पर उपस्थित कणों को ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। इनका कार्य भोजन का ऑक्सीकरण करना है, इसलिए इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। क्रिस्टी की सतह पर उपस्थित कणों को ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। F1 कण का कार्य है भोजन का ऑक्सीकरण करना, इसलिए इन्हें कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं का वृत्ताकार डीएनए पाए जाने के कारण स्वप्रतिकृतिकरण यानी अपनी प्रति बनाना यानी फोटोकॉपी बनाने की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के फोटोकॉपी बनाने की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं। अपनी फोटोकॉपी बनाने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है। अगला पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज करता है पोर्टर। ER को कोशिका का कंकाल कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य है केंद्र द्रव्य का कोशिका द्रव्य के मध्य उपयोगी पदार्थों का परिवहन करना। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहली है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य है वसा का निर्माण करना। दूसरी है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी सतह पर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन द्वारा राइबोसोम जुड़े रहते हैं।
जो कि प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका को सहारा प्रदान करती है। अगला पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज करता है पैलाडी। राइबोसोम को पैलाडी कण भी कहा जाता है। पैलाडी ने राइबोसोम को जंतु कोशिका में देखा था। राइबोसोम को पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। राइबोसोम सबसे छोटा तथा डिलीविन अंग है। राइबोसोम के कार्य हैं प्रोटीन निर्माण करने के कार्य। प्रोटीन निर्माण का कार्य करने के कारण राइबोसोम का कोशिका का इंजन भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यानी 70S तथा यूकैरियोटिक यानी 80S दोनों में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है गोल्जी कोई। गोल्जी इकाई की खोजकर्ता कैमिलियो गोल्जी हैं। गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य है पदार्थों का स्त्राव करना। गोल्जी इकाई को कोशिका का स्त्रावी अंग कहते हैं। गोल्जी इकाई शुक्राणु में एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। गोल्जी इकाई लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करता है डी डुबे। लाइसोसोम की खोज करता डी डुबे। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या पाचक थैली कहते हैं। यह अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग बनाता है। लाइसोसोम सेवेलयन यानी ऑटोलाइसिस का कार्य करता है, अर्थात यह रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है और नई कोशिका बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है रसदानी या रिक्तिका। रसदानी या रिक्तिका एकल झिल्ली युक्त गोलाकार अंग है। इसमें उपस्थित झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं तथा इसमें कोशिका रस भरा रहता है। जंतु कोशिका में रसदानी का आकार छोटा तथा पादप कोशिका में बड़ा होता है। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका को यह स्फीति यानी फुलाव विकास प्रदान करती है। पादप कोशिका को यह स्फीति प्रदान करती है यानी फुलाव करने में मदद करती है, जैसे किशमिश। अगला पॉइंट है तारककाई या सेंट्रोसोम। तारककाई या सेंट्रोसोम की खोज करता है वैन डेन। तारककाई का नामकरण टी बोरबेरी ने किया। तारककाई प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तारककाई के कार्य हैं कोशिका विभाजन में सहायक। तारककाई कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगला पॉइंट है लवक। लवक की खोज करता है हैक्कल। लवक केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट इनका निर्माण पौधों के उन भागों में होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे जड़ तथा भूमिगत तना। जड़ों के रूपांतरण जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, आमा, हल्दी, शकरकंद आदि। भूमिगत तनों के रूपांतरण आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी, जमीकंद, रतालू। यदि इनमें कार्बोहाइड्रेट का संचय हो तो एमिलोप्लास्ट, वसा का संचय इलियोप्लास्ट, प्रोटीन का संचय इलियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। वर्णित लवक या क्रोमोप्लास्ट इनका कार्य है रंग प्रदान करना। वर्णित लवक का कार्य है रंग प्रदान करना, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का लाल पीला रंग कैरोटीन के कारण, चकुंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण, मिर्ची का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण, फूलों का रंग बिरंगा रंग कैरोटीन वर्णक के कारण, गाजर तथा बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। तीसरा है हरित लवक। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। इसमें वृत्ताकार डीएनए होता है। हरित लवक में 70S राइबोसोम होता है। हरित लवक अर्ध स्वायत्तशासी अंग है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्सिन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है 6CO2 + 12H2O बराबर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में संपन्न होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को हिलमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हिलमैन ने बताया था। इस अभिक्रिया में जल से ऑक्सीजन का निर्माण होता है।
दूसरा है अप्रकाशित अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। यह प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे ब्लैकमैन ने बताया था। अप्रकाशित अभिक्रिया में CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है स्पिरिसोम या वसाकाई। स्पिरिसोम या वसाकाई की खोज करता है पर्नर। स्पिरिसोम या वसाकाई केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। इसके कार्य हैं फास्फेटेज इरेटेरेज एंजाइम की सहायता से वसा का निर्माण करना। स्पिरिसोम या वसाकाई के कार्य हैं फास्फेटेज या इरेटेरेज एंजाइम की सहायता से वसा का निर्माण करना। अगला टॉपिक है कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक द्वारा संपन्न होती है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस, दूसरा है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, तीसरी है अर्धसूत्री विभाजन या मायोसिस। पहला है असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। यह विभाजन एक कोश के जीवों जैसे जीवाणु में संपन्न होती है। इस विभाजन के फलस्वरूप एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं, 2 से 4, 4 से 8 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। जीवाणु में जनन क्रिया द्विखंडन विधि द्वारा होती है। यदि जीवाणुओं को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उपयुक्त तापमान, नमी तथा अनुकूल वातावरण स्थितियां प्रदान कर दी जाए तो एक जीवाणु कोशिका से 6 घंटे में 10 लाख जीवाणुओं का निर्माण हो जाता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। इस विभाजन के बारे में फ्लेमिंग महोदय ने बताया था। यह विभाजन बहुकोशिकीय जीवों की कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा मात्र कोशिकाओं एवं संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यह विभाजन सजीवों में वृद्धि का मुख्य आधार माना जाता है। इस विभाजन का उपयोग अंगों के पुनरुद्भवन, पुनर्निर्माण तथा घावों को भरने में किया जाता है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन या मायोसिस। अर्धसूत्री विभाजन की खोज वीजमैन ने की। अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण फार्मर एवं मूरे द्वारा किया। यह विभाजन बहुकोशिकीय जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है। इससे पादपों में नर युग्मक यानी परागकण, मादा युग्मक बीजांड का निर्माण होता है। यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इस विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन का उपयोग जनक पीढ़ी से संततियों में अनुकूल गुणों की स्थानांतरण हेतु किया जाता है। यह 4 प्रकार से होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।